चित्रा मुद्गल जी हिंदी साहित्य जगत का एक सुपरिचित नाम है। उनकी कहानियाँ कोरी कल्पनाओं पर आधारित न होकर ठोस यथार्थ से पाठक को रूबरू कराती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मामला आगे बढ़ेगा अभी। गेट से लगी गुमटी के भीतर जंग खाई कुर्सी से डंडा टिकाए खाकी वर्दी में मीठी ऊँग ऊँग रहे चौकीदार तावड़े को गाली गलौज भरे शोर ने सहसा हड़बड़ा दिया। कानों पर विश्वास करने के लिए उसने अपने ऊँघते शरीर को सब प्रयास समेटा, फिर न खुलने के लिए जिदिया रही पलकों को पटपटाया और शोर को समझने की कोशिश की। वास्तव में शोर हो रहा है, कोई सपना नहीं देखा उसने। ऊँग अभी भी उसके रानों और जूतों के कैद पंजों में दुबकी हुई उसकी अलसाई देह से मुक्त होने को राजी नहीं थी। शोर कुछ और स्पष्ट हुआ। गालियों के कुछ कतरे हवा का रुख गुमटी की ओर होने के साथ ही इधर उछल आए। साथ ताल देती सी तीखी ताड़ ताड़ किसी पतरे को पीटने जैसी आवाज़। दिमाग सन्न से चौंका। पतरे पे हो रही चोट ने एक पल को संभ्रम पैदा किया। खालिस ईंट गारे की इमारतों के बीच पतरा आया कहाँ से? कुर्सी पीछे खींच कर वो फुर्ती से खड़ा हो गया। स्वतः से बुदबुदाया, कहीं से पन आया हो जो हो रहा पक्का। अपनाच कॉलोनी में, बाप रे। उसने भुजाएं मरोड़ कर सुस्ती की आखिरी किश्त झटकी और गुमटी से बाहर निकल आया। सहसा ख्याल आया कि जरा वक्त पता कर लें। बाईं कलाई पर बंधी धुंधली डायल वाली घड़ी उसने गौर से देखी। 1:30 बजने को था। इतनी रात गए ये शोर? ठमक कर उसने शोर की दिशा में टहली। शोर उसे 3 नंबर वाली इमारत के बेसमेंट से आता हुआ महसूस हुआ। गेट से 3 नंबर वाली इमारत का फासला बमुश्किल 3-4 मिनट पैदल का होगा। वो हुड़क कर सरपट भागा। नीचे वाले घरों में शोर पहुंच चुका था और कुछ फ्लैटों में जमघट हो चुकी थी। कई सोई बालकनियों की रोशनियां उसके दौड़ते न दौड़ते जग उठीं। कुछ प्रश्न अकुला कर उसकी ओर कूदे। गुरखा, क्या हुआ? कौन गाली बक रहा? कोई क्या तोड़ता? हम सोने को नहीं सकता। उसने रुककर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे ही 3 नंबर वाली इमारत के बेसमेंट में दाखिल हुआ, सामने का दृश्य देख उसकी आंखें फट गईं। सामने मोटिया था। मोटिया के हाथ में एक लंबी लपलपाती सरिया थी। उसी सरिया से वो सक्सेना साहब की झक सफ़ेद टोयोटा पर निर्ममता से प्रहार किए जा रहा था। साथ ही उगल रहा था जुगलबंदी करती भद्दी अश्लील गालियों की बौछार। पहले से ही सहमे से खड़े 4-5 लोगों की उपस्थिति से लापरवाह मोटिया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने पलट कर सरिया उसकी ओर तान लिया। आगे नहीं बढ़ना हो, नहीं तो खोपड़ी टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा। बहुत अच्छा घर में नौकरी लगाया, अब भी जाके वो बड़ा आदमी को बोल उसको अभी नीचू उतर के आने को। कुतरे का औलाद, नहीं मैं गर्मा को खल्लास नहीं किया। धक्का दे के निकाला ना मेरे को दरवाजे से। काय को पूरा पगार मांगा ना इसी वास्ते। काट बोलना, अभी अच्छा तरीके से खाड़ा काट। देखता मैं, बरोबर देखता। बहुत धांधल सेन किया, अब भी सिद्धा हो जाएगा वो सेठिया। मोटिया कुछ डग पीछे हटकर फिरकी सा घूमा और पूरी ताकत निचोड़ कर सरिया कार की विंड स्क्रीन पर दे मारा। छन्नाक का शोर उठा। किरचें बिखरी नहीं, मसहरी की शक्ल में टंगी रह गईं। गाड़ियों के सहारे टिके हुए लोग मोटिया का यह विध्वंसक रूप देखकर भयभीत उन्हीं गाड़ियों की आड़ में दुबक गए। तावड़े अपनी जगह पर से बिना हरकत किए चीखा, मोटिया! उसके दांत तनाव से भिज गए। भिजे दांतों के सुराखों से गुजरती सिसियाती आवाज़ में उसने मोटिया को चेतावनी दी। फेंक दे सरिया, बेअकल। मैं बोलता फेंक दे, नहीं तो सक्सेना साहब तेरी बोटी बोटी अपने जाड़िया कुत्ते को खिला देगा। चुप बे चम्मच। मोटिया ने होठों पर बजबजा आए थूक को पिच से बगल वाली फिएट पर थूका, फिर गर्दन को झटका देकर आंखों तक छितरा आई लटों को पीछे फेंकने की कोशिश की। धौंस नहीं खाने का मैं, बहुत चमकाया इस साली की बाडी को, अब भी देख हाल। अक्खा कॉलोनी उठ गया। वो सोता क्या ऊपर? नहीं सोता नहीं, डर के ऊपरच बैठा। आने तो देनी चूक, खोपड़ी नहीं तोड़ा उसका तो। वो जाड़िया मेम साहब पन आएगी, मैं उसको भी नहीं छोड़ेगा। साहब के सामने कैसी भीगी बिल्ली सरखी बैठी होती, बोलने की नहीं सकती होती, ताप में होता मैं। मोटिया गाड़ी का पोर पीटे डाल रहा था। जैसे ही वो उसे धर दबोचने के लिए पैतरा बदलता, पता नहीं कैसे मोटिया को आभास हो जाता और वो पलट कर उसके सामने सरिया तान लेता।
निरुपाय वो सिर से लेकर पैर तक सिवाय कांपने के कुछ नहीं कर पा रहा था। कितने नौकर काम करते हैं इस सोसाइटी में, रोज निकाले जाते, रोज रखे जाते। अक्सर यहाँ काम करने वाले लोगों से ही नए नौकर ढूंढ कर ला देने के लिए कहा जाता। उससे भी कहा गया। ना जाने कितनी बाइयों और छोकरों को उसने किसी न किसी के घर काम पर रखवाया। ऐसा दुस्साहसी विद्रोही स्वरूप कभी किसी का नहीं देखा। ज्यादतियों का रोना सभी रोते, मगर मुंह पर उंगली दिए। एक सीढ़ी छोड़ दूसरी पकड़ लेते। समझते जल में रहकर मगरमच्छ से वैर संभव नहीं। प्रेत पिशाच लग गया इस हरामखोर को, या मगज फिर गया। साहब लोगों का गुस्सा नहीं पता अभी इसको। गाड़ी की दुर्दशा देख सक्सेना साहब पगलाया सांड होटेगा, नक्कीच। वो मोटिया की दुर्दशा की कल्पना कर सूखे पत्ते सा कांप गया। कैसे रोके नादान को, हाथ धरने दे तब ना। मोटिया के बूढ़े नाना का मिचमिची आंखों वाला झुर्रियों पटा तांबई करुण चेहरा तावड़े की आंखों के सामने कौंध गया। पेरी क्रॉस रोड के फुटपाथ पर खिले गुलमोहर की छांवदार पेड़ के नीचे एक जर्जर छतरी को भारी पत्थर के सहारे अटकाए, टाट के मटमैले टुकड़े पर चमड़े की कतरनों के ढेर पसारे, जंग लगे डिब्बे में कील कांटे सरियाए वो बूढ़ा मोची राहगीरों की चप्पलें जूते गांठा करता। उस दिन उसकी बरस भर पुरानी कोल्हापुरी चप्पल का अंगूठा बीच रास्ते में उखड़ गया और मोची की तलाश में इधर उधर भटकती उसकी नज़र अचानक मोटिया के नाना पर पड़ी। वो पाँव घिसटता सड़क पार कर उसी के पास चप्पल बनवाने पहुंच गया। बूढ़े ने छूटते ही पूछा, सिलाई मारूं कि किल्ला ठोकूं? सिलाई मारना, उसने मजबूती के ख्याल से उसे हिदायत दी। बूढ़े ने डोरा कूचते हुए पूछा, साहब आप मिलिट्री में काम करते हैं? वॉचमैन हूँ। उसने गर्व से अपनी खाकी वर्दी को आत्ममुग्ध नज़र से छुआ और बगैर बूढ़े की जिज्ञासा किए अपने बारे में उसे बताने को उत्सुक हो आया कि वो 25-25 माले की गगनचुंबी इमारतों वाली कॉलोनी में वॉचमैन है। खूब मोटे सेठों की रिहाइश है। शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चटर्जी भी वहीं रहते हैं। मौसमी मेरे को बहुत मान देती। उसके घर बहादुर को मैंने काम को रखा। तावड़े की ऊंची पहुंच सुनकर बूढ़ा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। इसका अंदाजा तावड़े को इस बात से हुआ कि बूढ़े ने अंगूठे की मजबूत सिलाई के उपरांत चप्पल की अन्य तनियों की भी पूरी ताकत से खींच खींच कर उनकी मजबूती परखी और बगैर उसकी इजाज़त लिए उन तनियों पर भी एकाध टाँके लगा दिए जो अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर लगीं और किसी भी समय धोखा दे सकती थी। कितना कमा लेते दिन भर में? उसने अंगूठा गठवाया है, पैसे भी वो अंगूठे के ही देगा। सोचते हुए परोक्ष में उसने स्वर में सामर्थ्य भर सहानुभूति उड़ेल कर बूढ़े से पूछा, कमाई किधर साहब? हताश स्वर में अपनी मिचमिची आंखें उसकी ओर कष्ट से उठाकर बूढ़े ने प्रतिप्रश्न किया। बहुत मुश्किल से 2-2.5 रुपया किल्ला काटा का खर्चा निकाल करके बचता। ए रियाज ऐसा पैसे वाले साहब लोग चप्पल जूते मरम्मत नहीं करवाते, टूटे की ताबड़तोड़ नया खरीदते। ताकत होती तभी मैं फेरी लगाता होता। जूना पुराना चप्पल जूता खरीद कर उसका मरम्मत करके स्टेशन रोड का फुटपाथ पर बेच लेता होता। ऐसा बनाता होता ग्राहक को एकदम नया सरखा दिखता। कमाई तभी होती, अभी तो खाने का पन नहीं पड़ता। बूढ़े ने निश्वास भर अपने पैबंद उघाड़े और चप्पल उसके पाँव की ओर बढ़ा दी। आगे बोला, जास्ती चलने फिरने को नहीं सकता ना, इसी के वास्ते दरीच बैठता। तनिक सहानुभूति दिखाने पर बूढ़े ने यह भी बताया कि गुजारा होता नहीं, करना पड़ता है। घर पर एक नाती है, 15 का हो रहा है, काम धाम कुछ करता नहीं। बेटी थी, उसकी माँ नहीं रही। नाती जन्मते ही दामाद ने उसे छोड़कर दूसरी शादी बना ली। जवान बेटी कब तक सिर पर बैठाए रखता। बिरादरी के एक दुहाजू लड़के के संग उसे बिठा दिया। दुहाजू दूल्हा बच्चा रखने को राजी नहीं हुआ, सो नाती को उसे अपने पास ही रखना पड़ा। नाम है मोटिया। बड़ी मुश्किल से उसे म्यूनिसिपैलिटी की शाला में 6ठी क्लास तक पढ़ाया, आगे वो पढ़ने को राजी नहीं। शाला से भागा था, एक आध घर में भांडी कटका के काम पर रखवाया, मगर हर बार काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाता। अड़ा हुआ है कि औरतों वाले काम वो नहीं करेगा। मोचीगिरी उसे पसंद नहीं, जूते गांठना उसे दुनिया का सबसे घटिया काम लगता है। बूढ़े ने बड़े जतन किए कि वो डब्बा बाटली खरीदने और बेचने के धंधे में ही लग जाए, पर वो भी एक आध रोज भटक भुटक कर छोड़ बैठा, ये कहकर कि डब्बा बाटली का धंधा बहुत मंदा चल रहा और मुनाफा एकदम नहीं। ऊपर से लोग स्वयं ही महीनों का भंगार मतलब कबाड़ इकट्ठा कर उसे गाड़ी में भरकर सीधा दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं।
उधर मुनाफा जास्ती मिलता, 10 पैसा भी काय को छोड़े, पेट्रोल मंगता तो फूकने दो ना। समझ नहीं पड़ता कि छोकरे के नसीब में क्या है। बूढ़े ने उसके हाथ से जो दे दिया सो लेते हुए भर्राए गले से अपनी बेबसी जाहिर की और उसके पाँव में चप्पल फंसाते न फंसाते एकाएक चिरौरी भरे स्वर में हाथ जोड़कर गलगलाया, बहुत मेहरबानी होगी साहब, छोकरे को किधर भी काम को लगाओ। बूढ़े की प्रार्थना के साथ ही अचानक उसे सक्सेना साहब का आग्रह याद हुआ आया, जिससे वे गेट से निकलते हुए उसका सैल्यूट स्वीकारते पिछले 5-6 दिनों से लगभग रोज ही दोहरा रहे थे कि उन्हें गाड़ी धोने वाले लड़के की सख्त ज़रूरत है जो टाइप का पाबंद हो। यानी उनके निकलने से पूर्व ही उन्हें उनकी दोनों गाड़ियां धुली धुलाई लगभग मिलें, जिसमें से सफ़ेद टोयोटा उनकी है और उसी का इस्तेमाल वे अपने आने जाने के लिए करते हैं। प्रीमियर पद्मिनी उन्होंने अपनी मेम साहब के उपयोग के लिए रख छोड़ी है, उसमें सफ़र करना उसकी शान के खिलाफ है। टोयोटा कभी गैरेज में हो तो मजबूरी होती है। गाड़ी धोने वालों की वैसी कॉलोनी में कोई कमी नहीं, पर सुबह सभी को एक ही साथ एक ही समय अपनी गाड़ियां धुली धुलाई चाहिए। ये काम अधिकतर वही काम करने वाले रामा करते। एक साथ कई कई घरों की गाड़ियां धोने का काम पकड़ लेने के चलते अक्सर गाड़ियां समय से नहीं धुल पुछ पाती। पिछले रामा को सक्सेना साहब ने असंतुष्ट हो काम पर से निकाला इसी वजह से। उनके निकलने का समय हो जाता और रामा बाल्टी और पोछा लिए गाड़ी पर फटका फेर रहा होता। बगैर धुली गाड़ी में जिस दिन भी वे फैक्ट्री पहुँचे कोई न कोई लफड़ा वहाँ मौजूद पाया। उसने सोचा परिवार के चप्पल जूते आए दिन घिसते फटते रहते हैं, बूढ़ा लिहाजदार है। उसने बूढ़े से कह दिया कि कल ठीक 9 बजे सुबह वो मोटिया के साथ इसी जगह उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिले। बूढ़े मोची ने कुल जमा 4 दांतों से गदगद होते हुए उसे बहुत सारे आशीष वचनों से लाद दिया। चोर बाजार से उन्हीं के स्तर की टी-शर्ट खरीद कर पहने दीनता हीनता से कोसों दूर मोटिया से मिलकर सक्सेना साहब काफ़ी प्रसन्न हुए। तावड़े और मोटिया दोनों को उन्होंने आश्वस्त किया कि सामान्यतः कार धोने के लिए जितनी पगार कॉलोनी में औरों को मिलती है उससे वे 50 रुपये ऊपर देंगे, मगर इस शर्त पर कि मोटिया औरों का काम चोरी छिपे नहीं पकड़ेगा तो उसकी गुजर कैसे होगी। मात्र 2 गाड़ियां धोकर किसी का पेट भरा है। दूसरों का काम करने देने में उन्हें आपत्ति है तो शेष समय में वे उसे किसी और काम में लगा दें। ठीक है, कुछ रोज़ वो घर के ऊपरी कामों में मदद कर दे, उसके 100 रुपये वे अलग से दे देंगे। साथ ही उन्होंने प्रलोभन भी पेशगी टिका दिया कि मोटिया अगर उनके यहाँ ईमानदारी से डटकर काम करता रहा और टिका रहा तो वे इसे 1.5 साल बाद निश्चय ही अपनी फैक्ट्री में लगवा देंगे। तब उसे 250 रुपये महीने पगार मिला करेगी। मगर ध्यान रहे अब शकुन के अलावा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अन्यों की दुहाजी गाड़ियाँ उनके टोयोटा के मुकाबले जगमगाती इतराती गेट से तैरती ना निकलने पाएँ। क्रीम पॉलिश की कमी नहीं, जी भर इस्तेमाल करें। मोटिया भी मर्दों वाला काम पाकर खुश हुआ। बूढ़ा उसके एहसान की दुहाई देता न थकता। जब कभी तावड़े की घिसी चप्पल या खस्ता हाल जूतों का तलवा उखड़ता, लाख ऊपरी आग्रह के बावजूद बूढ़ा उससे बनवाई न लेने की हट न छोड़ता। तुम मेरा छोकरा सरखा, बहुत उपकार किया आपने ऊपर। मोटिया काम से बहुत खुश है। वो स्पष्ट लक्ष्य करता कि कृतज्ञ बूढ़े की चीकट धोती का एक छोर अनायास उसकी मिचमिची आंखें सोखने लगता। अभिभूत तावड़े का चेहरा कड़क चाय सा रंग पकड़ लेता। उस रोज़ उसकी दिन वाली ड्यूटी थी। कोई 12 साढ़े 12 का समय रहा होगा। सहसा उसकी नज़र तेजी से गेट के बाहर होते मोटिया पर पड़ी। उसने गुमटी के भीतर से उसे गुहार लगाई। कहाँ लपका जा रहा है? हाँ, दिखता नहीं आजकल तू। मोटिया ठिठक कर पलटा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। इधरीज थोड़ा काम है। बूढ़ा नाना कैसा है? आजकल मैं न्यू टॉकीज़ के पीछे से निकल के ड्यूटी को आता। मस्त। और तू? मैं पन मस्त। मोटिया संक्षिप्त उत्तर दे चलने को तत्पर हुआ। उसने स्पष्ट लक्ष्य किया कि वो कहीं जाने की हड़बड़ी में उससे गप के मूड में नहीं। वो उससे बतियाने को उत्सुक था। उसके साहब और उनकी मेम साहब के दरमियान चल रहे मनमुटावों के विषय में भेद लेने की खातिर। इधर कॉलोनी में उड़ा हुआ था कि सक्सेना साहब किसी शायरा के चक्कर में हैं और दूसरी शादी करने के लिए मेम साहब से अलग होना चाहते हैं, मगर मेम साहब उन्हें तलाक देने को राजी नहीं। चलता मैं, जरा घाई मतलब जल्दी में है। मोटिया ने बेसब्री दर्शाई। ठहर ना, काहे की घाई? उसने मोटिया के कंधे से लटका एयरबैग खींचकर उसे रोका। इतना बड़ा बैग लेके? मेम साहब ने मॉडर्न वाइन शॉप से
ताबड़तोड़ 1 क्रेट चिल्ड बियर लाने को बोला। वही इसमें भर के लाएगा। आज शाम किट्टी पार्टी है, बहुत मेम साहब लोग घर में आया। मेरे को देरी होएगा ना तो बहुत वांदा होएगा। मोटिया लगभग अपने को छुड़ाता हुआ तीर सा गेट से बाहर हो गया। वो अनायास अपने चेहरे पर फैलती अर्थपूर्ण मुस्कुराहट को बड़ी देर तक खुदी हुई महसूस करता रहा। 2-2.5 घंटे के उपरांत पार्टी के ताम झाम से निवृत्त होकर मोटिया उससे मिलने आया तो उसकी आंतरिक प्रसन्नता पके गूलरों सी दरकी हुई अनुभव हुई। खोदने पर उसने बताया कि दोपहर में वो पूरे समय मेम साहब की सेवा में होता है। सिगरेट ख़त्म हो गई है तो ला देना, बियर के क्रेट लाना और फटाफट बोतलों को ठिकाने लगाना, नीलम से सीख कबाब या फ़िश रोल्स ले आना, लिंकिंग रोड जाकर ब्यूटी आर्ट में मेम साहब के कपड़े धोने के लिए डाल आना आदि। मेम साहब दोपहर का खाना ही उसे नहीं खिलाती, खासी टिप भी थमाती रहती हैं। पूरे पैसे वो ईमानदारी से नाना के हाथ में रख देता है, ज़रूरत ही नहीं होती उसे। हाँ, मेम साहब ने एक हिदायत ज़रूर दे रखी है कि ये सब उसका व्यक्तिगत मामला है, किसी को उनकी दिनचर्या की कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। फिर अपने को क्या, अपने को फ़कत अपने काम से मतलब। मोटिया ने सयानेपन में डूब कर टिप्पणी की। हालांकि उसे वो घर का सारा कच्चा चिट्ठा ब्यौरेवार बता गया, मगर वो शायद इसलिए निसंकोच हुआ कि इसकी नौकरी लगी ही उसके प्रयत्नों से थी और वो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका अहित नहीं चाहेगा। मेम साहब की घरेलू अशांति से मोटिया विचलित नजर आया। मोटिया की बातों से यह भी जाहिर हुआ कि उसके मन में मेम साहब के प्रति सम्मान ही नहीं, ममत्व भाव भी पैदा हो गया है और विरोध में साहब के प्रति उतनी ही तीव्र प्रतिशोधी कड़वाहट। उसने पहुंचे हुए अनुभवी की तरह गुरु मंत्र पिलाया। ठीक कहता है तू, तेरे को क्या, हाँ फ़कत काम से मतलब, पगार से मतलब, किसी के लफड़े में नहीं पड़ने का। हाँ, और ये बिल्डिंग में रहने वाले मियाँ बीबी अलगीच होते, इनका कोई पन काम एक दूसरे की मालूमात में नहीं होता। फ़कत इतनाच कि ये मियाँ बीबी हैं और एक अज घर में रहते हैं। उसने मोटिया के निश्चल किशोर मन के अभावों और उसकी ममत्व की प्यास को मेम साहब की ओर उन्मुख न होने देने के उद्देश्य से चेतावनी दी। नौकर घर घर नाता जोड़े तो पिच्छू वो नौकरी छूटने पर जिंदा नहीं बचने का। मोटिया उसकी सीख को बेअसर भाव से मुंह बाए खामोशी से सुनता रहा। मुश्किल से 8-10 दिन हुए होंगे कि गेट पर उसके सैल्यूट की उपेक्षा करते हुए सक्सेना साहब ने सख्त आवाज़ में उससे पूछा, मोटिया कहाँ है? वो कार की खिड़की से तनिक बाहर को झांकती उनकी अकड़ी गर्दन के करीब आकर खड़ा हो गया विनीत सा। काम पर नहीं आया क्या साहब? 2 रोज से बास्टर्ड ने शक्ल नहीं दिखाई। लगता है हरामजादे को मेम साहब से जरा ज़्यादा ही टिप मिलने लगी है, तभी याद नहीं रख पा रहा कि मैं बगैर धुली गाड़ी के बाहर नहीं निकलता। वो उनके खौलते क्रोध से सकपकासा उठा। समझ में नहीं आया कि क्या कहे। छोकरा सीधा है साहब, जरूर बीमार पड़ा होएगा, पता करता मैं। पता करो। उनका स्वर चट्टान पर हथौड़े सा टनका। गाड़ी उसकी औकात रौंदती सर से गेट से बाहर हो गई। वो मनी मन ताव खाकर रह गया। अजीब है ये साहब लोग, एक तो इन्हें नौकर खोज कर दो, ऊपर से उसका आता पता भी रखो। कुछ हो गया तो सारा दोष उसी पर। मोटिया के काम पर न आने की वजह उसे सरासर बूढ़े की अस्वस्थता लगी। वो आशंकित हो उठा, जरूर बूढ़ा मरने मराने वाला होगा। बूढ़ी हड्डियां आखिर कब तक घिसटती, नहीं तो मोटिया खाड़ा करने वालों में से नहीं। कम से कम वो मेम साहब को तो आकर बोल के जाता। कोई खबर नहीं, इसका मतलब है कि, और अगर सचमुच बूढ़े को कहीं कुछ हो गया तो मोटिया इस संसार में एकदम अनाथ हो जाएगा। मोटिया के अचानक अनाथ हो जाने की भयानक कल्पना से तावड़े अनमयस्क हो उठा। मुश्किल से उसका घर खोज पाया। जिस बात की आशंका थी उसके विपरीत मोटिया को खटिया से लगा बुखार में तपता पाया। बूढ़ा धंधा छोड़कर उसे सिरहाने बैठा मिला। उसके माथे पर ठंडी पट्टियां चढ़ा था। उसे देखकर निर्जीव से हो रहे मोटिया और चिंतित नाना के चेहरे पर दिव्य से रौनक फूटी। मेम साहब बहुत हैरान होगी ना। नाना से मैं बोला कि तुमको खबर देने से मेम साहब को पता पड़ जाएगा कि मैं ताप से हूँ। पड़ेगा तो वो नक्कीच मेरे को देखने को आएगी। लई प्रेमालू है वो, पर नाना मेरे को छोड़ के हटताज नहीं। वो सकते में आ गया मेम साहब के प्रति मोटिया की माया और विश्वास देख। बड़ी देर तक उसके निकट बैठा उसकी बीमारी और दवा दारू के बारे में बाबा से बतियाता रहा। उसे ढांढस बंधाया। फ्लू कमज़ोर कर देता है, ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश न करे, जल्द ठीक होकर काम पर पहुँचे।
हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सक्सेना साहब के चढ़े तेवरों के विषय में बता दे, और ये भी कि जिस मेम साहब की याद में वो अधमरा हुआ जा रहा था वे एक बार नहीं बल्कि कई कई बार उसके सामने से सर से गुजर गईं। किसी ने पूछा तो वे हैं सक्सेना साहब, वो भी अपनी गरज के चलते, क्योंकि वे बगैर धुली गाड़ी के घर से बाहर पाँव नहीं देते। गाड़ी के न धुल पाने की नाराज़गी के साथ साथ उसे सक्सेना साहब के मोटिया पर अधिक भड़के होने की एक और वजह लगी, जो उनके कटाक्षपूर्ण लहजे से साफ जाहिर हुई कि मोटिया के द्वारा मेम साहब की विशेष खिदमत उन्हें सख्त नागवार गुजर रही है। मोटिया की उम्र में कई छोकरे अनुभवों के आवे में पक तप के लाग लपेट के फंदे में ना आते, मगर 10 घरों का काम छोड़ पकड़ कर ही दुनियादारी उनमें रच बस पाती। मोटिया का बमुश्किल ये दूसरा घर है। वो नहीं जानता कि इमारतों में रहने वालों का घर कभी उसका अपना घर नहीं हो सकता। मोटिया की मेम साहब के प्रति प्रगाढ़ता पहले भी उसे अखरी थी और उसने उसे सतर्क किया था, किंतु मोटिया के कोमल मन के मुगालते को दोबारा तोड़ना जरूरी लगा। सुबह सक्सेना साहब से हुई भेंट का विवरण उसने अनिच्छा के बावजूद मोटिया को ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर मोटिया का चेहरा बुझ गया। साहब तो ऐसा है हीचपन, मेम साहब। ललाई आंख फेर कर टकटकी लगाए बड़ी देर तक छत के पतरे को ताकता रहा। मेम साहब उसे अपनी छोटी सी जिंदगी में देखी गई उन तमाम औरतों से भिन्न लगीं जो मोहल्ले के रिश्ते से उसे अपनत्व दे दुलारती रहीं। आंखों से छत का पतरा एकदम ओझल हो गया। इतनी लबलबा आईं जैसे फूल खुपटने को अपनी ओर लचाई हुई टहनी अचानक डाल समेत चरमरा कर पेड़ से अलग हो गई हो। मेम साहब की बातें मथने लगीं। मुझे तो बस कहने भर को घर मिला है, ये सारी मौज मस्ती तो वक्त कटी है। साहब कहने को पति हैं और मैं कहलाने को बीवी। अक्सर जो देरी से घर आते हैं ना, उसी छिनार के फ्लैट में रहते हैं। नया फ्लैट, नई गाड़ी खरीद के दी है उसे, वही हरे रंग वाली गाड़ी। किसी रोज़ ड्राइवर की आंख बचाकर मैं इंजन में किलो भर शक्कर डाल के छोड़ेगा, गाड़ी की छुट्टी। उसकी बातें सुनकर मेम साहब खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तो इतना ख्याल रखता है मेरा, तुझे तो मैं गोद ले लूँगी। वो उनके अपनेपन से खिल आया था। अक्सर छूट लेने लगा था उन्हें मम्मी जी कहकर पुकारने की। आपत्ति नहीं की उन्होंने, कोई औलाद भी तो नहीं थी उनके। चलते समय उदास मन से मोटिया बोला कि वो साहब और मेम साहब को उसके बिस्तर से लगे होने की खबर कर दे और खबर न कर पाने की मजबूरी भी स्पष्ट कर दे। ठीक होते वो काम पर पहुंच जाएगा। उसने साहब और मेम साहब दोनों को ये अलग अलग खबर कर दी। साहब ने अविश्वास से भर किया। मेम साहब उसके बुखार की बात सुनकर सचमुच चिंतित हो उठी। उससे कहना कि जब तक वो एकदम ठीक ना हो जाए काम पर ना आए। फिर आहिस्ता से आत्मीय स्वर में बोली, दवा दारू की खातिर रुपयों पैसों की ज़रूरत हो मोटिया को तो ले जाना मुझसे। दे देने और मांग लेने के लिए कहने में बड़ा फ़र्क है नियत का। उसे मेम साहब की कुछ क्षण पहले की सहानुभूति घड़ियालू आंसू जैसी प्रतीत हुई। वो मोटिया है कि मेम साहब पर अकुयाई अपनी आत्मा को लेश मात्र इधर से उधर नहीं खिसकाना चाहता। 7वें रोज मोटिया पूर्ववत अपने काम पर पहुंचा तो वापसी में उससे मिलता हुआ गया। उसने मिलते हुए जाने के लिए कहा ही था, क्योंकि पिछले दिनों उसने दूसरे वॉचमैन से सुना सक्सेना साहब को गाड़ी धोने के लिए एक नया छोकरा चाहिए। उसे चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि मोटिया काम पर लौटे और सक्सेना साहब उसे काम से बर्खास्त कर दें, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस सक्सेना साहब ने उसे चेतावनी भर दी कि आइंदा अगर वो बीमार पड़े तो पहले से ही काम पर ना आ पाने की खबर करवा दे, ताकि वे अनावश्यक प्रतीक्षा न करें। मोटिया की दिनचर्या ने हमेशा की तरह अपना ढर्रा पकड़ लिया, लेकिन पहली ही रात को महीने का हिसाब लेकर वो घोर असंतुष्ट हो उसकी खोली पर पहुंचा। ठगे जाने की निस्सहायता, अवमानना के आघात से छलनी हो अनायास उसकी अब तक कमज़ोर पीली आंखों में पिघलने लगी। मेरा 7 दिवस का खाड़ा मतलब नागा काट लिया। फरेब करके थोड़ा मैं घर पर मस्ती मारता होता। खाड़ा के वास्ते मैं साहब से लड़ाई किया तो मेरे को झापड़ चढ़ा के दफ़ा हो जाने को बोला। धक्का मार के घर से बाहर कर दिया मेरे को। सब समझता मैं, काय का वास्ते काम पर से हकाला साहब ने। उसका मर्जी होता मैं उसका रखेल का घर में 24 घंटे के वास्ते काम को जाऊँ। मैंने साफ ना पाड़ी होती, बोला होता फ़कत गाड़ी धोएगा, ऊपर का काम करेगा, खाना पीना नहीं पकाएगा। जब ही झापड़ मारा। मेम साहब पास मेज खड़ी होती, धक्का देख के बाहर किया। जब ही पास मेज खड़ी होती। साहब का हाथ नहीं पकड़ने को सकती थी।
नहीं बोलने को सकती थी कि मैं ताप में होता, कितना काम मैं फोकट मेच करता होता। छोड़ ना, जो हुआ सो हुआ। ये साहब लोगों से झगड़ा वगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मैं देखेगा दूसरा छोकरा कैसा गाड़ी धोएगा, छूने को नहीं सकता कोई गाड़ी को। एकाएक निर्हिता झटक उसने चुनौती से भरकर कहा। बड़े अपनेपन से तसल्ली देते हुए तावड़ी ने समझाया, एक काम छोड़ो 1000 काम मिलता, काहे को मगज खराब करता अपना। मैं एक आध दिन में तेरे को नए काम पर लगाएगा। ईमानदार नौकर को बहुत डिमांड है, छोड़। ये साहब लोग से उलझ के कोई फ़ायदा नहीं। फिर मेम साहब का क्या है, तो वो उसका बीबीच कैसे बोलेगी साहब के खिलाफ। हाँ, उनका आज पैसा पर मस्ती मारती ना, इतना आज तकलीफ़ है तो साहब को छोड़कर काहे को नहीं चली जाती। वो सब समझ रहा था। साहब के क्रूर व्यवहार से मोटिया को जितना क्षोभ है, उससे कहीं ज़्यादा गहरी ठेस लगी है मेम साहब की अप्रत्याशित लगातार चुप्पी से। चुप्पी का अर्थ है वे भी गलत का साथ दे रही हैं। मेम साहब के संदिग्ध व्यवहार की उसके द्वारा की गई आलोचना पर मोटिया पहली बार खामोशी साधे रहा। कुछ देर बाद उठा, कमीज की बाह से आंखें पोंछी। चलता मैं। उसने तो नहीं, पर उसकी बीवी ने जरूर मोटिया से कुछ देर और बैठने का आग्रह किया और लगभग जिद सी की कि काफ़ी रात हो रही है, वो खाना खा कर जाए। पर मोटिया था कि बिल्कुल नहीं रुका। खोई खोई सी मनोदशा में लिपटा खोली से बाहर हो गया। नाना राह देखता होएगा। पिछली बातों और घटनाओं का क्रम अचानक हो रहे इस विस्फोट से जुड़ गया। तावड़े चौंका। उसके आसपास उबलती खौलती तमतमाती धमकियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वे धमकियां उसे ललकार रही थीं, धमका रही थीं, धिक्कार रही थीं, चुनौती दे रही थीं कि चौकीदार रखने का मकसद एक मामूली सा छोकरा 2.5-3 लाख की गाड़ी का भुर्ता बनाए दे रहा, और वो है कि रात पाली के बावजूद आराम से गुमटी में खर्राटे भर रहा। अरे इन लुटेरों की मिली भगत है। इतनी बेरहमी से गाड़ी पीट पाट कर डिब्बा बनाकर रख दिया छोकरे ने। अक्खा कॉलोनी को सुनाई दिया। ये हरामखोर कान में तेल डाल के सोता, डिसमिस करने को मांगता सोसाइटी को। इतना पगार हम लोग गुरखा लोगों को काय के वास्ते देते, लुटने के वास्ते। उसे आश्चर्य हुआ। मोटिया के हाथों में लपलपाते सरिये ने उपस्थित भीड़ को निष्क्रिय कर रखा था, पर उनकी जबानें बर्छी भाले सी प्रहार पर प्रहार किए जा रही थीं। किसी का साहस नहीं हो रहा था कि 4 फीट के बित्ते से छोकरे के हाथ से लपक कर सरिया छीन ले। नुकसान ऐन उनकी आंख के तले हो रहा, परंतु जान जोखिम में डालने का काम उन शूरवीरों का नहीं। ठीक ही तो कह रहे, चौकीदार काय के वास्ते रखा। साले सब हिंजड़े। मनी मन उसने करारी गाली उछाली उन सब की ओर, और मोटिया को थोड़ा सा असावधान पाकर चील सा झपटा उसकी ओर, मगर उसकी फुर्ती अपनी ओर पलट कर तन गए आक्रामक सरिये की वजह से किटकिटाती ठेठक गई। उसका खिसियाया चेहरा मोटिया पर बेअसरदार चेतावनियां उगलने लगा। उसके भीतर तमाम दस्तकें हो रहीं। किसको पकड़ना है उसे, मोटिया को या मोटिया के बहाने अपने को? मोटिया कुशल लठैतों की भांति थिरक रहा, सरिया भांजता। अचानक उसने सुना कि सक्सेना साहब घर पर नहीं, मेम साहब अकेली हैं ऊपर। मेम साहब इस उपद्रव की खबर पाकर हतप्रभ हो रही। किसी अन्य ने सक्सेना साहब को फ़ोन कर इस वारदात की इत्तला दी। सक्सेना साहब ने इधर के लिए निकलने से पहले पुलिस को फ़ोन पर सूचना दे दी। मेम साहब को आश्वस्त करने के लिए कहा है कि उनसे कह दो कि वे घबराएं नहीं, अविलंब घर पहुंच रहे हैं। मेम साहब पुलिस और सक्सेना साहब के पार्किंग में पहुंचने से मिनट भर पहले ही नीचे उतरी, स्लीपिंग गाउन में, बदहवास सी, सुर्ख आंखें और सूजे हुए पपोटों में। गाड़ी की दुर्दशा और मोटिया का दुस्साहस देखकर उनकी आंखें फट गईं। ऊपर बैठे हुए संभवतः मोटिया की विध्वंसक कारगुजारी का उन्हें अनुमान नहीं हो पाया होगा कि इस हद तक वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने पूरी कोशिश के साथ पलकें झपका खोल सामने पसरे अकल्पनीय दृश्य की वास्तविकता को तौलने परखने का प्रयत्न किया। पल भर में ही वे जैसे सारी स्थिति के प्रति सजग हुईं और सबकी चेतावनी के बावजूद सरिया ताने खड़े हुए मोटिया की ओर निडर भाव से आगे बढ़ीं। लोगों के साथ साथ वो भी आशंकित हो कांप उठा। मोटिया का रौद्र रूप आज मेम साहब का माथा फोड़े बिना शांत नहीं होने का। उसने स्पष्ट लक्ष्य किया। मेम साहब की उपस्थिति से बेअसर मोटिया ने सरिया वाला हाथ लगभग पूरी ताकत से आक्रामक मुद्रा में तान लिया। उसका पसीने से लथपथ चेहरा थर्राने लगा, बल्कि पूरी देह पत्ते की तरह कांपने लगी, अनहोनी में कसर नहीं।
दम साधे सारे लोग ये देखकर अचंभित हो उठे कि मेम साहब ने उसके निकट पहुंचकर आहिस्ता से उसके तने हुए हाथ से सरिया ले लिया, जैसे कोई सावधानी पूर्वक बच्चे के हाथ से तेज धार चाकू ले लेता है। मोटिया ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। झूली हुई बाहें और झुकी हुई गर्दन से वो पांवों के नीचे बिछी किरचों को घूरने लगा, या अपने ही पांवों को अनुमान नहीं हुआ। इतनी हिम्मत कहाँ से आई रे तुझमें? मेम साहब भर्राए कंठ से बुदबुदाई। मोटिया आँच पीती बर्फ सा पिघलता हुआ अचानक घुटनों में मुंह देकर हिचकियां भरने लगा। तुमने खाड़ा कटवा दिया ना मेम साहब, अपने सामने चाटा मारने को दिया ना। मैं उसे हथियार सौंपते देख भीड़ हिंसक हो उस पर टूट पड़ी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी मामला आगे बढ़ेगा अभी।